हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सतवीर यादव लेके आया हूँ आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारा चल रहा था, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स की आज की क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट 3 पे बात करने वाले हैं। 2 पार्ट्स पे हम बात कर चुके थे। लास्ट क्लास में जो हमारी बातें हुई थी फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ पे, हमने सबसे पहला जो अधिकार जाना था समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के दरमियान जो भी बातें हुई हैं उनके संदर्भ पे हमारी लास्ट क्लास में चर्चा की थी, जिसमें आर्टिकल 14 कह रहा था विधि के समक्ष समानता की बात, 15 में बताया गया था भेदभाव नहीं होगा, 16 में लोक नियोजन की बातें की थी हमने, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता की समाप्ति और 18 में उपाधियों के अंत की बात की थी। आज इसी चर्चा में हम आगे बात करने वाले हैं और आज का जो हमारा राइट्स रहने वाला है, अधिकार जो रहने वाला है, नेक्स्ट अधिकार नंबर 2। और आज का जो हमारा अधिकार है हमारे सामने है स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलते हैं, बात करते हैं आज के इस अधिकार के बारे में। बात करें हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, राइट टू फ्रीडम के बारे में, तो राइट टू फ्रीडम का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 के बीच में है। 19 से लेकर के 22 टोटल 4 ऐसे अनुच्छेद हैं जो इस पार्ट में आते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में टोटल 4 पार्ट हमारे बीच में आते हैं। बात करें हम यहाँ पर राइट टू फ्रीडम को याद करने के लिए बेसिक रूप में अगर बात करें तो यह सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है, आर्टिकल्स आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए एक ट्रिक हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ट्रिक क्या यूज करनी है हमें वो भी देख लीजिएगा। आर्टिकल 19 से लेके 22 को याद करने के लिए हमें एक छोटा सा मतलब कि यहाँ पे एक ट्रिकी बेस तरीका अपनाना है। अगर ट्रिकी बेस तरीके की अगर बात करें तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रेस की सूचना दो, प्रेस की क्या दो, सूचना दो। याद ऐसे कर सकते हैं आप, प्रेस की सूचना दो और प्राण को बंद करो, और प्राण को बंद करो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद होगा ऐसे, तो देखिएगा। सबसे पहले बात करें आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 में बताई गई है नागरिकों की स्वतंत्रताओं के बारे में, अर्थात प्रेस की सूचना, प्रेस की सूचना, प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना की जो स्वतंत्रता है इसके बारे में बात कर रहा है, स्वतंत्रताओं की बात कर रहा है आर्टिकल 19। वहीं आर्टिकल 20 2 का मतलब हुआ दोष सिद्धि का अधिकार, आर्टिकल 20 में उल्लेखित है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में उल्लेखित है। इसी प्रकार से बंद बोले तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आर्टिकल 22 में समेकित किया गया है। ठीक है, तो 4 आर्टिकल हमारे बीच में आ रहे हैं, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22। आर्टिकल 19 को याद करने के लिए प्रेस की सूचना से याद कीजिए। आर्टिकल 20 के लिए दोष सिद्धि का अधिकार हम प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहा है, वहीं आर्टिकल 22 में बंदी प्रत्यक्षीकरण की बातें की जा रही है। क्लियर है? तो चलते हैं 1 बाय 1 एक एक के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे प्रत्येक आर्टिकल के बारे में। ओके दोस्तों, तो देखिएगा, हमारा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 के बीच में वर्णित किया गया है, जहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल 19 की बात की जा रही है। और आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 में भी 2 क्लोज बना दिए गए, खंड 1 और खंड 2। सबसे पहले खंड 1 पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रत्येक नागरिक को संविधान के अंतर्गत टोटल 7 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। याद रखिएगा, टोटल स्वतंत्रताएं कितनी हैं? 7। मूल जो संविधान जो हमारा था, मूल संविधान के अंतर्गत यहाँ पे 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। और जो हमारी 7वीं जो स्वतंत्रता रही थी वो स्वतंत्रता कौन सी है? संपत्ति की स्वतंत्रता। 7वीं जो स्वतंत्रता रही थी वो स्वतंत्रता थी संपत्ति की स्वतंत्रता। और इस संपत्ति की स्वतंत्रता का जो उल्लेख है, ये उल्लेख आर्टिकल 19 क्लोज 1 बिंदु संख्या F में किया जा रहा है। ठीक है ना? तो आर्टिकल 19 क्लोज 1 बिंदु संख्या F में इसका उल्लेख था संपत्ति की स्वतंत्रता का, जिसे 44वें संविधान संशोधन, और 44वां जो संविधान संशोधन है, ये संशोधन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। ठीक है दोस्तों, 44वां जो संविधान संशोधन हो रहा है 1978 में किया जा रहा है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति की स्वतंत्रता को यहां से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ओके, अब जैसे ही 7वीं स्वतंत्रता यहां से हटा दी गई तो अभी स्वतंत्रता हमारे पास में कितनी बचेंगी? 6 स्वतंत्रताएं। तो आर्टिकल 19 के तहत सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखना है, कुल जो स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतंत्रताएं कितनी आती है? 6 स्वतंत्रताओं का जिक्र यहां पर मिलता है। बात करें यहां पे
प्रत्येक एक एक स्वतंत्रता के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली जो स्वतंत्रता आती है आर्टिकल 19 क्लोज 1 बिंदु संख्या ए में, तो पहली जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, ठीक है ना। सबसे पहली जो स्वतंत्रता है वाक अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। वाक अभिव्यक्ति में क्या हो जाएगा, बोलने की स्वतंत्रता, हमें हमारे विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। ये इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमें, क्लियर है ना। वाक अभिव्यक्ति में, अब वाक अभिव्यक्ति है, विचार है मेरे, अपने विचार आप उनको जिस मात्रा तक प्रकट करना चाहें तो करें, नहीं तो ना करें, कोई बाध्यता नहीं है। अब तो बाध्यता नहीं है, इसका मतलब एक चीज हमारे सामने और क्लियर होती है कि यहां पर वाक अभिव्यक्ति विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है। मेरे विचार मैं चुप रहूंगा, जिस तरीके से अगर व्यक्त करना चाहूं उसी वे में उसको व्यक्त कर सकता हूं, तो चुप रहना भी यहां पे शामिल रहेगा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। अब हमारे विचार हैं, हम इनको सांकेतिक रूप से व्यक्त करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, इन्हें शाब्दिक रूप से व्यक्त करना चाहें हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस स्वतंत्रता में विचारों को अभिव्यक्त करने के सभी माध्यम शामिल होते हैं। जो लाइन लिखी हुई है सीधी सीधी यही बात लिख दी गई है कि सभी जो माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने के सभी माध्यम इसमें शामिल होंगे। वाक अभिव्यक्ति में जानने की स्वतंत्रता भी शामिल है। जानने की स्वतंत्रता बोले तो सूचना की स्वतंत्रता, हमें किसी के बारे में जानकारी जुटाने की जो स्वतंत्रता है वो भी यहां पे दी जा रही है। याद रखिएगा, सूचना का जो अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो भी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल होगा। क्लियर है दोस्तों। तो इसके लिए मतलब जैसा कि हमें पता है कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम है 2004 मूल रूप से प्रभावी रूप से जो कार्यरत हुआ था 2005 में, और इसी के तहत 2005 में सूचना आयोग की भी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो सूचना आयोग की जो स्थापना हुई है वो भी कहीं ना कहीं इसी अधिनियम का परिणाम रही थी। अधिनियम आया था 2004 में, जो प्रभावी हुआ 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यहाँ पे सूचना आयोग की स्थापना की गई, जिसके तहत हम प्रत्येक सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। ओके, तो साथ में यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रख लीजिएगा, इस इंफॉर्मेशन के अंतर्गत जो इंफॉर्मेशन का जो अधिकार है, मतदाता की सूचना का जो अधिकार है, इसके अंतर्गत उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरते समय अपना आपराधिक रिकॉर्ड भी देना पड़ेगा, अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा, कितनी देनदारी है उसके बारे में बताना पड़ेगा, साथ ही अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी भी देनी होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ पे प्रत्येक नागरिक को ये सूचना प्राप्त करने का क्या है, राइट दिया गया है, ठीक है। बात करें इस स्वतंत्रता से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता भी शामिल है। झंडा फहराने की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम झंडा फहराने की स्वतंत्रता भी वाक अभिव्यक्ति में ही शामिल होती है। झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो झंडा फहराने की जो स्वतंत्रता है वो भी इस वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल होगी। क्लियर है। तो झंडा भी हम फहरा सकते हैं। इसी प्रकार से वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमारे विचार हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से हम व्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े होर्डिंग्स पर व्यक्त करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम उनको भी कर सकते हैं। विज्ञापन की भी हमें क्या है, स्वतंत्रता है। तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विज्ञापन की स्वतंत्रता भी शामिल होगी, ठीक है। झंडा फहराने की स्वतंत्रता भी है, विज्ञापन की स्वतंत्रता भी है। इसी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही, जैसे कि अगर मैं बात करूं नोटा के बारे में, नोटा यानी कि चयन की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, चयन की स्वतंत्रता भी इस स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल होती है। चयन की स्वतंत्रता, जैसे कि चुनाव के अंतर्गत अगर हम बात करें तो चुनाव में हमें किसी भी प्रतिनिधि जो नापसंद आ रहे हैं, कोई किसी प्रतिनिधि का चयन करने में हमें संकोच हो रहा है, कोई भी प्रतिनिधि हमें अच्छा नहीं लग पा रहा है, तो ऐसे में हम चयन की स्वतंत्रता के तहत सबसे नीचे ईवीएम मशीन के अंतर्गत सबसे नीचे दिए गए बटन, जिसका नाम होता है नोटा, बोले तो नन ऑफ द अबोव, नन ऑफ द अबोव, ठीक है। नोटा जिसका जो प्रारंभ है 2013 में किया गया था, सबसे पहले नोटा का जो प्रयोग है 2013 में हुआ, तो नन ऑफ द अबोव का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, चयन करने की स्वतंत्रता भी इसी स्वतंत्रता में शामिल होगी, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में।
तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में देखिए विचारों की स्वतंत्रता हो गई, विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हो गई। कार्टून बनाना है, कार्टून की स्वतंत्रता भी इसी में आ गई, है ना। बोलने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, सांकेतिक रूप से या शाब्दिक रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी आ गई। विज्ञापन की स्वतंत्रता आ गई, होर्डिंग्स बनाने की स्वतंत्रता हो गई, झंडा फहराने की स्वतंत्रता हो गई, ठीक है, वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। या फिर मैं बात करूं जो प्रेस है, मीडिया की जो स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता भी इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल होगी। प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी आर्टिकल 19 में ही समाहित तो होगी। तो मीडिया भी एक स्वतंत्र होगा, हर एक खबर को प्रकाशित करने का उसके पास में क्या होता है, राइट्स होता है। तो ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 के अंतर्गत शामिल होंगी। और आर्टिकल 19 में भी जो हमारी सबसे पहली जो स्वतंत्रता है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत ये सभी स्वतंत्रताएं शामिल हैं। चयन की स्वतंत्रता, नोटा की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, है ना, ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं यहीं पे शामिल होंगी। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे अगर मैं बात करूं यहां पे नेक्स्ट आता है दूसरी जो स्वतंत्रता है। 6 स्वतंत्रताओं में पहली स्वतंत्रता वाक अभिव्यक्ति होगी। दूसरी जो स्वतंत्रता है वो क्या है, शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। पीसफुल एंड डिसआर्म्ड कॉन्फ्रेंस करने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। बिल्कुल निरायुध, बिना किसी हथियार के, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं होगा। आप क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना दे सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन कर सकते हैं। तो धरना और प्रदर्शन की भी हमें क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है। प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर शांतिपूर्ण बिना हथियारों के क्या कर सकता है, सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। इस अधिकार के तहत बैठक करने, प्रदर्शन करने का अधिकार भी शामिल है। बैठक प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन याद रखिएगा हम बंद नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते। अगर बंद व हड़ताल है तो फिर ये इस स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। तो धरना व प्रदर्शन की स्वतंत्रता इस स्वतंत्रता में शामिल होगी। ओके, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो धरना व प्रदर्शन की स्वतंत्रता इसमें शामिल है, लेकिन बंद व हड़ताल का आयोजन नहीं कर सकते। बंद व हड़ताल का आयोजन नहीं कर सकते, ठीक है, बंद व हड़ताल का आयोजन नहीं कर सकते। तो बंद व हड़ताल का आयोजन नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान में रख लेना। धरना व प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रदर्शन हम कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है। लेकिन हम क्या नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। जैसे भारत बंद करने की बात आती है या फिर हड़ताल करने की बात आती है, तो बंद व हड़ताल हम यहाँ पे नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 में इस बात को बिल्कुल भी निर्देशित नहीं किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो स्वतंत्रता हमारे बीच में आती है वो आती है संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ यूनियन कम्युनिटीज। हम यूनियन बना सकते हैं, कम्युनिटी यहाँ पे बना सकते हैं, संघ समुदाय बनाने की हमें क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। सभी नागरिकों को संघम या संघ या सहकारी समिति बनाने की क्या है, स्वतंत्रता। 3 बातें दी गई है, संगम की बात कर रहा है, संघ की बात कर रहा है और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता हमें दी गई है, ठीक है। हम ये बना सकते हैं, संघ समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि मजदूर मिलकर के एक मजदूर संघ बना सकते हैं, शिक्षक मिलकर के आपस में शिक्षक संघ की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है ना। व्यापारी वर्ग मिलकर के एक व्यापार संघ की स्थापना। तो अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज के या वर्गों के जो लोग हैं एक संघ समुदाय बना सकते हैं, कम्युनिटी स्थापित कर सकते हैं, आपस में संगम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान में रखिएगा, सहकारी समितियों की अगर मैं बात करूं तो सहकारी समितियों के लिए गठन के लिए 97वां संविधान संशोधन 2012 के तहत सम्मिलित किया गया है। 2012 के तहत किनके गठन की बात कर रहा है, सहकारी समितियों के गठन की बात कर रहा है। और सहकारी समितियां जो कि डीपीएसपी की अगर मैं बात करूं, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इस बात को वहां पे निर्देशित किया गया था। निर्देशित करते हुए भारतीय संविधान के आर्टिकल 43 में इस बात का प्रावधान था, जिसे 97वें संविधान संशोधन 2012 के तहत यहाँ पे लाया जा रहा है। सहकारी समिति गठन को स्थापित किया जा रहा है, तीसरी जो हमारी स्वतंत्रता है उसमें शामिल किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों।
एक चीज विशेष रूप से ध्यान में रख लेना, संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक यहाँ पे कैटेगरी अपना एक संघ बना सकती है, लेकिन पूरे भारत में केवल 2 ऐसे कार्य हैं जो यहाँ पर संघ समुदाय नहीं बना सकते। 2 वर्गों में अगर मैं बात करूँ तो इस स्वतंत्रता के पुलिस और वैश्याएं जो हैं, पुलिस और वैश्याओं को संघ बनाने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना। तो पुलिस और वैश्याएं यहाँ पर संघ स्थापित नहीं कर सकती। पुलिस और वैश्याओं को संघ बनाने पर क्या है, संघ बनाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। किस किस को नहीं है, पुलिस को नहीं है और वैश्याओं को, पुलिस और वैश्याओं को संघ बनाने की अनुमति नहीं दी गई है, बाकी सबको यहाँ पर अनुमति होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगली जो नंबर 4 जो हमारी स्वतंत्रता आती है वो आती है अबाध संचरण या भ्रमण की स्वतंत्रता। संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, भारत राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है, याद रख लेना, भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता होगी। विदेश में भ्रमण की बात नहीं कर रहा। अगर विदेश भ्रमण की बात आएगी तो हम आर्टिकल 21 के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, आर्टिकल 21 पे बात करेंगे। लेकिन यहां पर भारत भ्रमण की बात कर रहा है, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। अबाध रूप से बिना किसी रोक टोक के संचरण कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, ये हमें छूट होगी, ठीक है। तो ये इसका उल्लेख कर रहा है आर्टिकल 19 क्लॉज डी के अंदर, है ना। फ्री ट्रांसमिशन की बात कर रहा है, अबाध संचरण की बात की जा रही है आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट वहीं पे हम नेक्स्ट अगली जो 5वीं जो हमारी स्वतंत्रता आती है वो आती है आवास या निवास की स्वतंत्रता, यानी कि बस जाने की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। पूर्व में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था, हम स्थायी रूप से वहां पर अपना निवास स्थापित नहीं कर सकते थे, अन्य राज्य क्षेत्र के लोग जम्मू कश्मीर में निवास स्थापित नहीं कर सकते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जैसे ही आर्टिकल 370 और 35 अल्फा को समाप्त किया गया, उसके बाद से ये प्रावधान भी यहाँ से हट गया है और अब संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में हम कहीं भी अबाध रूप से भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ भी हमें अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट आगे बढ़े और लास्ट जो हमारी जो स्वतंत्रता आती है वो स्वतंत्रता आती है व्यवसाय या कारोबार की स्वतंत्रता, यानी कि व्यापार की स्वतंत्रता की बात करता है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड और बिजनेस की बात कर रहा है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड और बिजनेस की बातें की जा रही हैं कि बिना किसी रोक टोक के, है ना, आप क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, बशर्ते वो समाज अनुकूल होना चाहिए, इलीगल ना हो। ऐसा कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोग कि कोई शॉप बना सकते हैं, कोई शोरूम स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, बशर्ते वो लीगल होना चाहिए, लीगल प्रावधानों में होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी हम व्यापार कर सकते हैं। तो टोटल हमारी स्वतंत्रता हो गई कितनी, 6। वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हमें दी गई है। नंबर 1 वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब जिसमें बोलने की स्वतंत्रता भी होगी, चुप रहना भी शामिल होगा, ठीक है। विज्ञापन की स्वतंत्रता भी उसमें शामिल होगी, विज्ञापन की भी हम स्वतंत्रता है, साथ ही झंडा फहराने की भी है, चयन की भी है, प्रेस की भी है, नोटा की स्वतंत्रता भी यहाँ पे दी जा रही है ना। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये सभी स्वतंत्रताएं हैं। नंबर 2 शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। नंबर 3 बात करें संघ समुदाय संगम बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4 अबाध संचरण की स्वतंत्रता है। नंबर 5 आवास या निवास की स्वतंत्रता और नंबर 6 व्यवसाय या कारोबार की स्वतंत्रता। तो टोटल हमारी स्वतंत्रताएं होती हैं वर्तमान में 6। मूल संवैधानिक रूप से बात करें तो स्वतंत्रता कितनी है, 7। मूल में 7 है, अभी है 6। 7वीं स्वतंत्रता हटा दी जा रही है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े और हमारा दूसरा राइट आता है यहाँ पे आर्टिकल 20। और आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 में बताया जा रहा है दोष सिद्धि का अधिकार, दोष सिद्धि का अधिकार, अर्थात राइट टू कन्वेक्शन की बात कर रहा है। राइट टू कन्वेक्शन की बातें की जा रही है, यानी कि अपराध से संरक्षण का अधिकार दे रहा है, अपराध से संरक्षण का अधिकार है। ऑलरेडी हम यहाँ पे जान चुके हैं कि आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल जो 19 होता है, आर्टिकल 19 आपातकाल में सबसे पहले निलंबन होता है। आपातकाल में सबसे पहले निलंबन, सबसे पहले इसका क्या होगा, निलंबन होता है। आपातकाल में सबसे पहले निलंबन आर्टिकल 19 का होता है।
ठीक है दोस्तों। वहीं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो ऐसे राइट्स हैं हमारे जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते, यानी इनका निलंबन नहीं होता। ठीक है, ये निलंबन नहीं होंगे आर्टिकल 20 व 21। तो आर्टिकल 20 की हम बात कर रहे हैं, दोष सिद्धि का अधिकार, अपराध से संरक्षण का अधिकार। और दोष सिद्धि की बात करें तो दोष सिद्धि कब हो पाएगी, दोष सिद्धि हमें कब प्राप्त हो पाएगी, जब हमने कोई अपराध किया होगा। ओके ना। तो अपराध से हमें किस तरीके से संरक्षण प्राप्त हो सकता है, या फिर यहां पे बात करें, सीधा सीधा बोला जा रहा है कि अधिकार, यह अधिकार उपबंध करता है कि कोई भी व्यक्ति अपराध से अभियोजित या दंडित एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा नहीं किया जाएगा। बात को समझिएगा, अपराध से सिद्धि की बात कर रहा है, दोष सिद्धि की बात कर रहा है, अपराध से संरक्षण की बात कर रहा है। तो यहां पे साफ शब्दों में बोला जा रहा है कि अपराध, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना, 3 राइट्स पे बात की जा रही है आर्टिकल 20 में। 3 राइट्स आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट इज, अपराध करते समय जो कानून है, अपराध करते समय याद रखिएगा, अपराध करते समय जो कानून, जब हमने क्या किया, कोई अपराध किया, अपराध के परिणाम स्वरूप हमें अपराधी घोषित कर दिया गया। ठीक है, हमने कोई अपराध किया तो अपराध करते समय 3 कानून हमें प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहली बात, अपराध करते समय जो कानून लगा है, ठीक है, अपराध करते समय जो कानून लगा है वही कानून मान्य होगा, बदला कानून मान्य नहीं होगा। ठीक है, बदला कानून यहां पर मान्य नहीं होगा। नंबर सेकंड थिंग, एक समय में किए गए अपराध की सजा, एक समय में किए गए अपराध की सजा केवल एक बार दी जाएगी, बार बार नहीं। क्लियर। और नंबर 3, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य जुटाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 3 बिंदुओं की बातें कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। आर्टिकल 20 के अंतर्गत दोष सिद्धि के अधिकार के तहत 3 प्रकार से हमें राइट्स मिल रहा है। नंबर 1, अपराध करते समय जो कानून है वही मान्य होगा, बदला कानून मान्य नहीं होगा। नंबर 2, एक समय में किए गए अपराध की सजा केवल एक बार दी जाएगी। और नंबर 3, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य जुटाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस बात को अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत अपराध से संरक्षण की बात की जा रही है, अपराध से संरक्षण दे रहा है आर्टिकल 20। ओके, आर्टिकल 20 अपराध से यहां पे क्या दे रहा है, संरक्षण हमें प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट अगर बात करूं इसी क्रम में, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। पूर्ववर्ती स्लाइड पे देखें तो यहां पे साफ साफ बोला जा रहा है कि एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा, एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं होगी। ठीक है ना, अभियोजित नहीं किया जाएगा, एक बार से ज्यादा दंडित नहीं किया जाएगा। नंबर सेकंड थी, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। इसके संरक्षण के लिए 3 आवश्यक शर्तें बताई गई हैं। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, व्यक्ति का अभियुक्त होना जरूरी है, कि उसने कोई क्राइम किया है कि नहीं किया है, ये बात सबसे पहले साबित होनी जरूरी है। नंबर सेकंड थिंग, अभियोजन या कार्रवाई किसी न्यायालय के समक्ष हुई हो और वह न्यायिक प्रकृति की ही रही हो, गलत तरीके से आचरण नहीं किया गया हो। और नंबर 3, अभियोजन किसी विधि निहित अपराध के संबंध में हो। विधि निहित अपराध, यदि किसी विधि का अगर उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसा कोई अपराध है तो ही दंड का प्रावधान होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है, ये चीज अच्छे से ध्यान में रखिएगा। मतलब आर्टिकल 20 दोहरे दंड से हमें क्या कर रहा है, दोहरे दंड से बचाता है। अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य जुटाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साक्ष्य जुटाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, साक्ष्य जुटाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि जबरदस्ती किसी व्यक्ति से लाई डिटेक्टिव टेस्ट नहीं करवा सकते, ब्रेन मैपिंग नहीं करवा सकते, उसका नार्को टेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। उसकी मर्जी के विरुद्ध जबरदस्ती उसके कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं ले सकते। तो ये कुछ प्रावधान है जो कि आर्टिकल 20 हमें देता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, सीधा सीधा एग्जाम की दृष्टि से सीधा पूछेगा कि दोष सिद्धि का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, 20 में है, कितने प्रकार के राइट्स दे रहा है, 3 प्रकार के राइट्स मिल रहे हैं। एक समय में किए गए अपराध की सजा एक बार, अपराध करते समय जो कानून लगा वही मान्य, बदला कानून मान्य नहीं, और किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य जुटाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
आर्टिकल आता है हमारे सामने आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 में बताया गया है, आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहा है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। ठीक है, आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 अपने आप में एक महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि यह अधिकार उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दो बातें हैं ध्यान में रख लेना। एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है, याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रावधान लिया गया था ब्रिटेन से। किस देश से स्वीकार किया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का रियल मीन्स क्या होता है कि जो संविधान के अंतर्गत, जब हमारा जो संविधान बनाया गया, संविधान बनाते समय जो प्रक्रिया, जो नियम कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों के अनुसार या उन कानूनों से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, वहां पे दिए गए प्रत्येक राइट्स, जो अधिकार हैं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यही बात आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, एक वर्ड और आता है विधि की सम्यक प्रक्रिया। विधि की सम्यक प्रक्रिया, और विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है, ये विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या कहती है कि किसी भी व्यक्ति को, ये जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है, ये प्रावधान लिया गया है अमेरिका से। सीधा सीधा याद रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से है, और विधि की सम्यक जो प्रक्रिया है, ये यूएसए से अपनाई गई है। क्लियर है जी? तो अब यहां पे ध्यान में रखिएगा, विधि की जो सम्यक प्रक्रिया कहती है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार समाज में क्या किया जाए, एक नया प्रोसेस अपनाया जाए, एक नई विधि के अनुसार क्या किया जाए, नई विधि अपना करके समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाया जाए। तो यहां पर बात कर रहा है विधि की सम्यक प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कह रही है कि जो मूल संवैधानिक रूप से जो प्रावधान है, उन्हीं प्रावधानों के अनुसार सजा का प्रावधान रखा जाए, उसी अनुसार व्यक्तियों को क्या किया जाए, कानून से अभियोजित बनाया जाए, उनके साथ में संरक्षित किया जाए। सम्यक प्रक्रिया कह रही है कि इसके इतर जा करके वर्तमान परिस्थिति माहौल के अनुसार क्या किया जाए, प्रोसेस को अपनाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो साफ साफ यहां पे बोला जा रहा है कि विधि आर्टिकल 21 में वर्णित अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है, जिसमें भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये देखिए यहां पर बात कर रहा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अनुकरण किया गया, जिसमें मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना। विधि की सम्यक प्रक्रिया के लिए, विधि की सम्यक प्रक्रिया से संबंधित यहां पर वाद कौन सा है, तो याद रख लेना मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978। एग्जाम में बार बार रिपीट होकर के आने वाला क्वेश्चन है, मेनका गांधीवाद 1978। ठीक है, और इस 1978 के तहत इसका विस्तार किया गया है, इसको बढ़ावा दिया गया है। तो मेनका गांधीवाद का संबंध किससे है? विधि की सम्यक प्रक्रिया से है। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। याद रखें, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है, दी गई जो स्वतंत्रताएं हैं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, उनसे वंचित करने के पीछे कुछ शर्तें होंगी, तो ही आपको इस विधि की प्रक्रियाओं से वंचित किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए, विधि क्या होनी चाहिए? मान्य होनी चाहिए। ठीक है ना, विधि मान्य होनी चाहिए, इलीगल रूप से नहीं हो, बिल्कुल यहाँ पर पारंपरिक रूप से चली आ रही एक कोई विधि होनी चाहिए। नंबर 2, विधि को प्रक्रिया विहित करना चाहिए, प्रक्रिया विहित होनी जरूरी है। साथ ही प्रक्रिया जो होगी वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, रिजुपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि अपराइट होनी चाहिए, तथा युक्त की बात कर रहा है, रिसोर्सफुल होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई विधि है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तो ही ये आप क्या कर सकते हैं, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं, उसे विधि से वंचित कर सकते हैं। तो बड़ी ही प्यारी बातें यहाँ पर 3 कोटेशंस बता दी गई है। ठीक है ना, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने की जो बातें कर रहा है, वंचित करने के लिए 3 शर्तें बता रहा है। सबसे पहली शर्त बता रहा है विधि कैसी होगी, मान्य होनी चाहिए। नंबर 2, विधि प्रक्रिया विहित होनी चाहिए।
नंबर 3, जो प्रक्रिया होगी वो न्यायपूर्ण होगी, ऋजुपूर्ण होगी और युक्ति युक्त होगी। और इतनी अच्छी बातें यहाँ पर बताए जाने के कारण ही आर्टिकल 21 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला है, संविधान का मेरुदंड कहा है। आर्टिकल 21 जो है संविधान का मेरुदंड है। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। एग्जाम में सीधे सीधे वन लाइनर अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल जो 21 है 6 अधिकारों को याद कर लीजिए, बाकी जो अधिकार होंगे मोस्टली जो अधिकारों का समावेश है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही होता है, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है ना, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहा है। और इस अधिकार की भावना को देखते हुए आर्टिकल 21 में कुछ राइट्सों को भी शामिल किया गया है, जैसे कि निजता का अधिकार है, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, आजीविका का अधिकार है, निःशुल्क सहायता पाने का अधिकार, शीघ्र परीक्षण करवाने का अधिकार है, टेस्ट करवाने की बात कर रहा है, विवाह कौमारी परीक्षण ना करवाने की बात कर रहा है, वर्जिनिटी टेस्ट नहीं करवाने का अधिकार भी है, अच्छी नींद लेने के अधिकार की बात कर रहा है, निद्रा लेने के अधिकार की बात कर रहा है, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार की बात करें तो खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में ही शामिल किया जा रहा है। वहीं पे बात करें लिविंग में रहने की बात कर रहा है, पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण की बात कर रहा है, विदेश भ्रमण करने का अधिकार, ध्यान रखिएगा भारत भ्रमण की बात आर्टिकल 19, विदेश भ्रमण की बात आर्टिकल 21 में की जा रही है। एकांतता का जीवन जीने की, अपना जीवन है अपने तरीके से जी सकते हैं, एकांतता के साथ में जीना है तो बिल्कुल जी सकते हैं। एकांतता का हमें क्या होगा, राइट्स दिया गया है। कोई व्यक्ति समाज के अंदर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसको शख्सूबे के आधार पर किसी भी प्रकार से अगर क्या किया जा रहा है, उसके ऊपर दोष आरोपित किया जा रहा है तो हथकड़ी ना लगाने का अधिकार, हथकड़ी न लगाने के, है ना लगाने का अधिकार है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार उसको होगा। समलैंगिकता के साथ जीवन जीने के अधिकार की बात कर रहा है, फोन टैपिंग संरक्षण का अधिकार होगा। तो ये सारे के सारे जो राइट्स हैं ये सभी के सभी अधिकार आर्टिकल 21 में ही शामिल होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को जरूर अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आर्टिकल 21 अपने आप में एक महत्वपूर्ण अधिकार है और यही कारण है कि आर्टिकल 21 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का मेरुदंड कहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो इस संशोधन को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 और 86वां संविधान संशोधन 2002 क्या कहता है, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21 में एक नया खंड जोड़ दिया गया। नया खंड जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल 21 क्लॉज क, और आर्टिकल 21 क्लॉज क जोड़ करके क्या कहा जा रहा है, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि 6 से 14 आयु वर्ग का कोई भी बालक बालिका है तो उसे अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन होगा उसके पास में, है ना। 6 से 14 आयु वर्ग का कोई भी बालक बालिका है तो उसे अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है ये लागू हो रहा है 1 अप्रैल 2010 से। याद रखिएगा ये डेट्स बड़ी ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही प्यारे प्रश्न है। 86वां संविधान संशोधन कब हो रहा है, 2002 में। कौन सा खंड जोड़ा गया, आर्टिकल 21 क्लॉज क जोड़ा गया। साथ ही किसके लिए है, 6 से 14 आयु वर्ग का कोई भी बालक बालिका है तो उन्हें अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देने की बात कर रहा है। और ये प्रावधान लागू हो रहा है कब से, 1 अप्रैल 2010 से। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और फाइनली हम बात करते हैं जो चौथा हमारा राइट्स आता है आर्टिकल 22। तो बात करते हैं अनुच्छेद 22 पे, और अनुच्छेद 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। ओके, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण की बात कर रहा है। तो गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण देने की दशाओं में यहां पर साफ साफ बोला जा रहा है कि यह अधिकार व्यक्ति को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण का अधिकार देता है। ठीक है, आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण के अधिकार की बात कर रहा है। कौन सी दशाएं हैं उनको समझ लीजिएगा। आर्टिकल 22 में सबसे पहली कंडीशन बताई जा रही है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार होगा। सबसे पहली कंडीशन, गिरफ्तारी के कारण को जानने का हमें अधिकार है। साथ ही उसी वकील से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। आप मनपसंद जो भी वकील है, मनपसंद वकील से आप क्या कर सकते हैं, परामर्श करने का भी, साथ ही डिफेंस करने का आपको क्या है, राइट्स है।
वहीं पे दूसरी जो कंडीशंस यहाँ पे कही जा रही है गिरफ्तारी के संदर्भ में, वो कहा जा रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर, कितने घंटे में, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होगा, प्रस्तुत किया जाएगा। और यहाँ पर बंदी बनाई गई व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने की प्रोसेस ही कहलाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहेंगे आप इसको, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण बोला जाता है 24 घंटे में गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण की इस विषय के अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान रखना, यात्रा समय काउंट नहीं होगा। तो यात्रा समय छोड़कर के, यात्रा समय छोड़कर, तो यात्रा समय को छोड़कर के यहां पर क्या होना चाहिए, 24 घंटे अनिवार्य होते हैं। तो 24 घंटे के भीतर भीतर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। सबसे पहली कंडीशन, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, मनपसंद वकील से वार्ता करने का अधिकार है। नंबर 2, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का भी अधिकार होगा। ठीक है, जबकि यहां पर साफ शब्दों में बोला जा रहा है कि न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध रखने का कोई आदेश नहीं देता तो व्यक्ति को मुक्त कर देना भी पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा कोई आदेश नहीं आ रहा मजिस्ट्रेट की तरफ से, तो फिर वहां पर उसे आपको बरी करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तीसरी जो कंडीशन होगी क्या है, अनुच्छेद प्रावधान कर रहा है कि शत्रु देश के निवासी होंगे और साथ में निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्ति, निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्ति, दो बातें कर रहा है यहाँ पे। एक तो शत्रु देश का निवासी और निवारक निरोध विधि के अंतर्गत जो निरुद्ध किया गया व्यक्ति है, मूल रूप से हम कह सकते हैं आतंकवादी जो होते हैं उनकी बात कर रहा है, शत्रु देश के निवासियों की बात कर रहा है। उन दोनों को ये राइट्स प्राप्त नहीं होगा 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी के मजिस्ट्रेट कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करना, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की जो प्रोसेस है इन दो को प्राप्त नहीं होगी, ना तो शत्रु देश के निवासियों को प्राप्त होगी, ना ही आतंकवादियों को प्राप्त होगी। ओके, नेक्स्ट बात करें, न्यायालय यहां पर स्पष्ट करता है कि कोई भी निवारक निरोध अनुच्छेद 22 के उपबंधों के विरुद्ध नहीं होगा। ठीक है ना, कोई भी गिरफ्तारी यहां पर की जा रही है, नजरबंदी की जा रही है, आर्टिकल 22 के बाहर नहीं होगी, आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग ही होगी। नंबर 4 जो शर्त बताई जा रही है कि निवारक निरोध जो होगा वो कितने दिन का हो सकता है, निवारक निरोध 3 मास से अधिक के लिए है तो मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना अनिवार्य है। यानी कि सीधा सीधा पूछे कि निवारक निरोध जो गिरफ्तारी है कितने टाइम के लिए लाई जाती है, तो समय पूछे तो 3 माह, 3 माह से अगर अधिक इसे लागू करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सलाहकार बोर्ड यदि आपको क्या करता है, निर्देशित करता है तो ही इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं बढ़ाया जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये ध्यान में रखना। वहीं आर्टिकल 22 कह रहा है कि निवारक निरोध के तहत नजरबंद किए गए व्यक्ति को नजरबंदी का कारण भी बताना होगा। बड़ी अच्छी बात कह दी गई, किसी व्यक्ति को अगर आप नजरबंद कर रहे हैं तो उसे बताइए भाई हम आपको किस संदर्भ में गिरफ्तार कर रहे हैं, बिना कारण बताए आप किसी को नजरबंद या गिरफ्तार नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे बढ़ें, अगर मामला सार्वजनिक हित का है, ठीक है ना, लोगों के हित से जुड़ा हुआ है तो कारण बताना आवश्यक नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिक यहां पर गिरफ्तारी हो सकती है, उसके लिए कोई कारण बताने की जरूरत भी नहीं होगी। वहीं लास्ट एंड फाइनल जो पॉइंट कह रहा है कि अधिकार संसद को निवारक नजरबंदी की अधिकतम सीमा का निर्धारण करने का क्या कर रहा है, अधिकार। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, निवारक नजरबंदी की अधिकतम सीमा का निर्धारण कौन करेगा, तो ये करेगा संसद। ठीक है ना, तो संसद ऐसा करेगी, अधिकतम सीमा का जो निर्धारण है वो संसद के द्वारा किया जाएगा। अब बात करें हम कुछ प्रमुख निवारक नजरबंदियों के ऊपर, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रिवेंटिव जो डिटेंशन लॉ लाए गए हैं, निवारक नजरबंदी कानून लाए गए हैं, टोटल हमारे सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, समय समय पर लाई गई ये निवारक नजरबंदी है। निवारक निरोधक कानून 1950, बार बार एग्जाम में रिपीट होकर पूछा जाता है कि निवारक निरोध कानून, या फिर पूछ लेता है कि प्रथम जो निवारक नजरबंदी है कब लाई गई थी, 1950 में। इसके बाद में आंतरिक सुरक्षा जो कानून आ रहा है, आंतरिक सुरक्षा जो अधिनियम लाया गया था 1971 में आ रहा है। कॉफी पोषा जो है 1974 में लाया जा रहा है, जो कि वर्तमान में भी लागू है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका की बात करें, रासुका 1980 जो कि वर्तमान में भी लागू है। साथ में टाडा 1985 और पोटा 2002 में, ये सारी की सारी समय समय पर लाई गई नज़रबंदियाँ हैं। मतलब सीधा सा हमें एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे सीधी सी जो बात है जो हमें ध्यान में रखनी है
क्या ध्यान में रखना है, आर्टिकल 22 की जो बात की जा रही है, आर्टिकल 22 को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। आर्टिकल 22 किसकी बात कर रहा है, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण की बात कर रहा है, ठीक है ना, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण की बात कर रहा है, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण की बात की जा रही है। और यहां पे बात करें गिरफ्तारी के संदर्भ की, तो गिरफ्तारी जो होती है, गिरफ्तारी मूलतः दो प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य गिरफ्तारी, सामान्य गिरफ्तारी, और एक होती है निवारक निरोध, निवारक निरोध। अब जो सामान्य गिरफ्तारी होती है, सामान्य गिरफ्तारी में प्रत्येक व्यक्ति को 3 राइट्स हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। नंबर 1, गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है। नंबर 2, 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कर रहा है, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की बात है। और नंबर 3, मनपसंद वकील से बात करने का अधिकार है। वकील से किसका अधिकार होगा, वार्ता का भी अधिकार होगा। सामान्य गिरफ्तारी की बात करें तो सामान्य गिरफ्तारी में साफ साफ बोला गया है कि यह गिरफ्तारी शत्रु देश के निवासी और आतंकवादियों को प्राप्त नहीं होगी। शत्रु देश के निवासी और आतंकवादी हैं तो उनको प्राप्त नहीं है। जबकि जो निवारक निरोध नजरबंदी होती है, यह क्या होती है, इसे गिरफ्तारी में नजरबंद किया जाता है, किसी व्यक्ति को नजरबंद किया जाएगा। किसके आधार पे, शक सूबे के आधार पे कर सकते हैं, या फिर हमें लग रहा है कि इसकी वजह से कोई ऐसी है ना सामाजिक एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी यहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ होने के चांसेज है, तो ऐसे में शक सूबे के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जाता है। कितने माह के लिए लाई जाएगी, 3 माह के लिए। अगर 3 माह से ज़्यादा रखना है तो हम इस सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर इसे और आगे भी बढ़ा सकते हैं। सार्वजनिक महत्व का कोई बिंदु है, सार्वजनिक हित का कोई बिंदु है तो बताना भी जरूरी नहीं है कारण, अदरवाइज कारण बता करके उसे नज़रबंद किया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों, तो गिरफ्तारी को इस तरीके से आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हमने जो बात की है, नंबर 2 अधिकार पे बात की है, स्वतंत्रता के अधिकार पे। और स्वतंत्रता के अधिकार में हमने जाना है, ठीक है, आर्टिकल 19 जो कि हमारे सामने आ रहा है। आर्टिकल 19 के अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रताओं की बात कर रहा है, नागरिकों की स्वतंत्रताएं मूल संवैधानिक रूप से 7 थी, अभी कितनी 6 स्वतंत्रताएं। 6 स्वतंत्रताओं में पहली थी वाक अभिव्यक्ति, दूसरी थी शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, तीसरी संघ समुदाय निर्माण की, नंबर 4 भ्रमण, नंबर 5 आवास, नंबर 6 जो हमारे सामने आई थी व्यवसाय या कारोबार की। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, आर्टिकल 20 पे बात की थी, 2 सिद्धि के अधिकार के बारे में जाना। 2 सिद्धि का अधिकार या अपराध से संरक्षण की बात कर रहा है। आर्टिकल 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने के अधिकार की बात कर रहा है। वहीं आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण की बात कर रहा है। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास में हमारी जो चर्चा है यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।